नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। मणिपुर की आबादी महज 30 से 32 लाख के आसपास है। इतना छोटा सा राज्य पिछले 18 महीने से जातिगत हिंसा में जल रहा है। जातिगत हिंसा ने सांप्रदायिक हिंसा का भी स्वरूप हासिल कर लिया है। कोई इस बात पर असहमति जताते हुए कह सकता है कि मणिपुर भले ही आबादी के मामले में बहुत ही ज़्यादा छोटा राज्य है, मगर मणिपुर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला भी राज्य है। मान्यता प्राप्त तकरीबन 33 जनजातियां यहाँ पे रहती हैं, 29 भाषाएं बोलती हैं। इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला राज्य भारत की सीमा के भीतर भी नहीं है, बल्कि भारत की सीमा पर मौजूद है। मणिपुर की पूर्वी सीमा म्यांमार से लगती है। भारत जब आज़ाद हुआ तब से लेकर के 1990 के दशक तक मणिपुर ने अलगाववादी, जातिगत संघर्ष और सीमा पर होने की वजह से भीतरी बनाम बाहर की लड़ाई को जिया है। मतलब बहुत लंबे समय तक यह राज्य अशांति की चपेट में रहा है। मणिपुर की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि अशांति बहुत लंबे वक्त तक रही है। मणिपुर की प्रति व्यक्ति आमदनी भी महज 7,000 रुपये महीने के आसपास बनती है। अगर महंगाई का हिसाब लगा दें तो प्रति व्यक्ति आमदनी और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। इस तरह के राज्य में जातिगत संघर्ष को संभालना आसान काम नहीं होता है। जब समुदायों के बीच नफरत की दीवार तान दी जाती है तो पुराने जख्म लगातार हरा करने की कोशिश की जाती है। भीतरी और बाहरी सारी बेईमान ताकतें इकट्ठा होकर के अपनी सत्ता कायम करने की लड़ाई में लग जाती हैं। ऐसे में शांति स्थापित करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। यह सारी बातें सही हैं और यह डिसएग्रीमेंट भी सही है, मगर उसके बावजूद भी यह प्रश्न बनता है कि साल 1993 से लेकर के साल 2023 तक, यानी तकरीबन 30 साल तक मणिपुर बहुत ही शांति के साथ अपनी जिंदगी जी रहा था। अगर कुछ संघर्ष भी हुए तो उसकी व्यापकता इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वह पूरे राज्य की सामूहिक मानस को बर्बाद कर दे। इतनी लंबी शांति के बावजूद 3 मई 2023 से लेकर के अब तक, मतलब पिछले 18 महीने से मणिपुर क्यों जल रहा है? यहाँ की नफरत की आग शांति की तरफ क्यों नहीं बढ़ रही है? तो इस सवाल के जवाब में मणिपुर पर ईमानदारी से सोच समझ रखने वाले जितने भी विद्वान और एक्सपर्ट हैं, उन सब का कहना है कि मणिपुर राज्य है और मणिपुर राज्य की सरकार को जो चला रहे हैं तो दरअसल वही लोग हैं जो मणिपुर की पिछले 18 महीने की हिंसा के सबसे बड़ी अपराधी होने की संभावना रखते हैं। अगर हिंसा में शामिल अपराधी ही सरकार में शामिल हैं तो आखिरकार हिंसा कैसे रुक सकती है? भाजपा के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने पिछले 18 महीने में एक भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया है जिससे यह लगे कि वह हिंसा को रोकना चाहते हों। उल्टे ऐसे कई प्रमाण मिल रहे हैं जो यह बता रहे हैं कि मैतेई और कुकी जोमी समुदायों के बीच लगी पिछले 18 महीने की आग के सबसे बड़े आरोपी संभवतः मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ही साबित हो सकते हैं। आरोप लगाने वाले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की अगुवाई में ऐसे कई कदम उठाए गए जिससे कुकी और मैतेई समुदाय के बीच नफरत की दीवार बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। 3 मई 2023 के बाद जितने भी हिंसक घटनाएं घटी हैं वह इसीलिए घटी हैं क्योंकि हिंसक घटनाओं को अंजाम देने वालों को मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का भरपूर सहयोग मिला हुआ था। बीरेन सिंह को हिंसा को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाना चाहिए था, मगर उल्टे यह प्रमाण मिलते हैं कि हिंसा में उनकी ही भागीदारी है। मणिपुर राज्य के हर इलाके से ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो यह कहती हैं कि मणिपुर की सरकार ने मणिपुर के लोगों के बीच अपनी पूरी वैधता गंवा दी है, अपनी पूरी लेजिटिमेसी गंवा दी है। मुख्यमंत्री को हट जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को कमान संभालना चाहिए था, मगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टोली से संचालित हो रही केंद्र सरकार ने भी इस तरह से व्यवहार किया है जिससे यह लगता है कि मणिपुर शायद भारत का हिस्सा ही न हो। अब तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पिछले 18 महीने से चल रहे जातिगत संघर्ष में अब तक कम से कम 250 लोगों की मौत हो चुकी है। तकरीबन 60,000 लोगों के घर उजड़ चुके हैं, मतलब वह शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं। 39 लोग अभी भी लापता हैं। 11,000 घर तकरीबन आगजनी के शिकार हुए हैं। 11,500 हिंसा के मामले दर्ज हुए हैं और 5,500 लोगों की खेती किसानी से जो जुड़ी जमीन है उस पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। मणिपुर हिंसा की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित जांच आयोग के पास एक ऑडियो फाइल जमा की गई, जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि इसमें सुनाई दे रही आवाज़ राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की है।
इस ऑडियो टेप की सच्चाई के दावे की पुष्टि अब तक किसी ने भी नहीं की है, मगर ऑडियो टेप की फाइल जमा करवाने वाले ने हल्फनामा देकर के ऑडियो टेप जमा करवाई है कि इसमें मौजूद आवाज मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की है। इस ऑडियो टेप की सच्चाई जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है, मतलब सुप्रीम कोर्ट इस ऑडियो टेप की सच्चाई को जांच करेगा। अगर उससे सबूत निकलते हैं तो उसे सबूत माने जाएंगे। यह मणिपुर हिंसा से जुड़ा 48 मिनट का ऐसा वीडियो टेप है जो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ तहलका मचा देने वाली जानकारी देता है। अगर यह ऑडियो टेप वाकई में सही है तो इस ऑडियो टेप से साफ निष्कर्ष निकलता है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। उनका दायित्व बनता था कि वह हिंसा को रोकें, मगर उन्होंने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। ऐसा रवैया अपनाया जिससे यह लगता है कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह इस चाहत के साथ काम कर रहे थे और कर रहे हैं ताकि मणिपुर से कुकी समुदाय का पूरी तरह से जातीय संहार, एथनिक क्लीनिजिंग हो जाए। इस ऑडियो टेप की विस्तृत रिपोर्टिंग द वायर की नेशनल एडिटर संगीता बरुआ पिसारोती ने की है। 3 किस्तों में रिपोर्ट द वायर पर उपलब्ध है। आप उसे द वायर वेबसाइट पर हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। इस ऑडियो टेप की बातों को बहुत ही ज्यादा संक्षिप्त तौर पर जिक्र करूं तो मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यह कहते हुए मिल रहे हैं कि बम मारना है मगर चुपके से। इसका संदर्भ आप इस तरह से समझिए कि यह है कि राज्य की डीजीपी की तबादला कर दिया गया है। ऐसे डीजीपी को लगाया गया है जिससे अगर मैतेई सशस्त्र संगठन बम का इस्तेमाल करते हैं तो वह कुछ भी ना करें, वह शांत रहें। और इस संदर्भ में जो मुख्यमंत्री वह कह रहे हैं कि बम मारना है मगर चुपके से। एक जगह एन बीरेन सिंह ऐसी बात करते हैं जिसका निष्कर्ष यह है कि राज्य पुलिस शस्त्रागार से हजारों हथियार छीन लेने वाले ग्राम रक्षकों के साथ कुछ भी नहीं होगा, मतलब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उन्हें सजा नहीं दी जाएगी, उन्हें पुलिस समन का जवाब नहीं देना है, उन्हें बचा लिया जाएगा। मामला शांत होगा तो उनके पक्ष में ही मुख्यमंत्री खड़े होंगे। पुलिस शस्त्रागार से छीने गए हथियारों के बारे में यह जानिए कि मार्च 2024 में बीरेन सिंह के दिए गए बयान के मुताबिक मणिपुर राज्य प्रशासन ने राज्य पुलिस शस्त्रागार से लूटे गए लगभग 5600 हथियारों और 6.5 लाख राउंड गोला बारूद में से केवल 1757 हथियार और 22,000 राउंड गोला बारूद बरामद किया है। यानी बाकी हथियार और गोला बारूद मैतेई सशस्त्र संगठन के पास घूम रहे हैं। ऐसी कई खबरें छपी हैं जो बताती हैं कि मैतेई सशस्त्र संगठन ने कुकी गांवों पर ऐसे बमों से हमला किया जो पुलिस शस्त्रागार से लूटे गए थे। ऑडियो क्लिप में एक जगह तो मुख्यमंत्री बीरेन सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर ऊपर वाला इस बात का गवाह है कि अगर मैं कुर्सी पर नहीं बैठा होता तो कसम से अगर मैं सीएम ना होता तो मैंने बम बरसाए होते। मैं साफ कह रहा हूं कि मैं बम बरसाता। अब इसे जातीय संहार ना कहा जाए, जातीय संहार की सोच ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। और ऑडियो क्लिप में एक जगह की बात का निचोड़ यह है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इसका श्रेय ले रहे हैं कि उन्होंने ही यह सब कुछ शुरू किया है, मतलब उनकी वजह से ही हिंसा शुरू हुई है, हिंसा चली है और हिंसा को रोका नहीं गया है। उन्होंने बहुत पहले ही देख लिया था कि कुकी समुदाय की पकड़ बढ़ती जा रही है, उनकी बस्तियां बढ़ती जा रही हैं, प्रशासनिक सेवाओं में उनकी हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। उन्हें रोकना बहुत जरूरी था, इसीलिए जो होना था वह स्वाभाविक तौर पर हुआ है। अब बताइए कि इस तरह का राय रखने वाला व्यक्ति अगर मणिपुर का मुख्यमंत्री हो, उस समाज का मुख्यमंत्री हो जहां पर विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं, तो जातिगत हिंसा कैसे रुकेगी। पिछले 18 महीने से यही हो रहा है। भाजपा के विधायक पाउलीनाल हाईकोप ने द वायर पर अंग्रेजी में करण थापर के साथ इंटरव्यू करते हुए कहा कि मणिपुर में गृह युद्ध चल रहा है। लोग कहते हैं कि वहां पर कुछ देर के लिए शांति थी, मगर ऐसा नहीं है। आप हिंसा की गैर मौजूदगी को शांति नहीं कह सकते हैं। मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया गया है। इन दोनों समुदाय में दबदबा रखने वाला वर्ग एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है। एक भी मौत होती है तो नफरत के ज्वार भाटा से पैदा होने वाली भावनाएं इतनी मजबूत हो जाती हैं कि लोग एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के खिलाफ जो ऑडियो टेप सुप्रीम कोर्ट में सौंपा गया है, उससे साफ निष्कर्ष निकल रहा है कि मुख्यमंत्री का इरादा जातीय संहार की योजना को अंजाम देने का था और उसे वह अंजाम दे रहे हैं।
कुकी समुदाय की सफाई का अभियान पर लगे हुए हैं। भाजपा के विधायक करण थापर से इंटरव्यू में यह भी बताते हैं कि भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह कुकी समुदाय के विधायकों से बात कर रहे हैं, मगर यह बात सरासर झूठ है। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने कभी भी कुकी समुदाय के विधायकों से हिंसा शुरू होने से लेकर के अब तक संपर्क नहीं किया है, कांटेक्ट नहीं किया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर बैठे तुषार मेहता को क्रॉस चेक करना चाहिए था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है। इसका मतलब यह भी बनता है कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह झूठे हैं, नार्सिसिस्टिक हैं, पागल हैं, लुटेरे हैं। मुख्यमंत्री के पद के लायक पूरी तरह से अक्षम व्यक्ति हैं, इनकम्पिटेंट हैं। कुकी समुदाय के विधायक विधानसभा तक नहीं पहुंच सकते। अगर वह विधानसभा तक पहुंच पाते तो बीरेंद्र सिंह की सरकार गिर जाती। साल 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया था कि जो मणिपुर में शांति की बहाली नहीं कर सकता, उसे मणिपुर की जनता को मणिपुर का प्रशासन नहीं सौंपना चाहिए, उसे मणिपुर का सरकार नहीं चलाना चाहिए। लगता है कि प्रधानमंत्री दबी जुबान में शायद यह कहना चाह रहे थे कि यह भाजपा के विधायक कह रहे हैं करण थापर से इंटरव्यू में कि जो मणिपुर में हिंसा नहीं करवा सकता है उसे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मणिपुर में शांति बहाली की तनिक भी कोशिश नहीं की गई है। वे देश दुनिया में हर जगह जा रहे हैं, मगर पिछले 18 महीने से एक बार भी वह मणिपुर नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री के पद पर बैठने की जो उनकी भूमिका मिलती है, उस भूमिका को उन्होंने नहीं निर्वाहित किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वह नहीं आए। मणिपुर की सारी डेवलपमेंट फंडिंग रुकी हुई है। हमने कई बार प्रधानमंत्री के दरवाजे को खटखटाने की कोशिश की, मगर किसी ने भी हमारी आवाज़ नहीं सुनी। देश के गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को बचा रहे हैं। अमित शाह ऐसा क्यों कर रहे हैं? टेलीविजन पर यह सारी बातें मैं नहीं बता सकता हूं, मगर इतना जान लीजिए कि अमित शाह बीरेंद्र सिंह को किसी ऑनरेबल रीजन की वजह से नहीं बचा रहे हैं, किसी सम्माननीय कारण की वजह से नहीं बचा रहे हैं। मतलब यह बहुत बड़ा आरोप है। पता नहीं इसका क्या कारण होगा। मणिपुर का जातिगत संघर्ष अब सांप्रदायिक संघर्ष में तब्दील होता दिख रहा है, या भाजपा के विधायक कह रहे हैं। लग रहा है कि बहुसंख्यक मैतेई हिंदू समाज अल्पसंख्यक ईसाई समाज पर हमला कर रहा है, अल्पसंख्यक कुकी ईसाई समाज पर हमला कर रहा है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाजुला करके समझने वाली बात यह है कि मणिपुर में मौजूदा समय में 20 से 25 हजार से ज़्यादा सुरक्षा बल के जवान मौजूद हैं। आफ्स्पा जैसा कठोर कानून भी लगा दिया गया है। हो सकता है इस तरह के कठोर कदम उठाने की जरूरत है, मगर मणिपुर की समस्या लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा पॉलिटिकल किस्म की दिखाई देती है। पॉलिटिकल समस्या है। मतलब मणिपुर के लोगों को मौजूदा वक्त में ऐसी राजनीति और प्रशासनिक समूह का नेतृत्व चाहिए जिन पर वह भरोसा कर सकें, जिन पर पक्षपातपूर्ण होने का आरोप ना लग सके। नहीं तो इस समय जो मणिपुर की स्थिति है वह ऐसी है कि मणिपुर की पुलिस अब मैतेई पुलिस और कुकी पुलिस में बढ़ चुकी है। मणिपुर के भीतर ही एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खींच दिया गया है, जिस बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं है, बल्कि जातियों की सेना के सिपाही वहां पर खड़े हैं। वह किसी को एंट्री देने से पहले उसकी मैतेई या कुकी पहचान को देखते हैं और उसके बाद यह तय करते हैं कि एंट्री देना है या नहीं देना है। दोनों जातियों ने अपने अपने बंकर बना लिए हैं, अपने अपने उनके पास बंदूक हैं। दूसरे पक्ष का व्यक्ति अगर बॉर्डर पार करता है तो उसे गोली से मार दिया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री अपने ही राज्य के कुकी बाहुल्य जिलों में एंट्री नहीं कर सकते हैं। कुकी समुदाय के विधायक अपनी विधानसभा के नज़दीक भी नहीं फटक सकते हैं, तो विधानमंडल में कैसे जाएंगे? राज्य में मुख्यमंत्री केवल कागज पर है, हकीकत में उनकी पूरी वैधता खत्म हो चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह कहते हैं कि वह कुकी समुदाय के उन लोगों पर हमला कर रहे हैं जो ड्रग के धंधे में शामिल हैं, जो नशे के धंधे में शामिल है, अफीम के खेती और जमींदारी में शामिल है। और दूसरी तरफ यह खुलासा होता है कि बीरेंद्र सिंह के कहने पर सबसे बड़े ड्रग माफिया को छोड़ दिया गया है। यह कैसा दोमुहापन है? वह म्यांमार भाग गया, इसे क्या कहा जाए? राज्य में जातिगत संघर्ष का आग लगा करके वह बाहरी बनाम भीतरी की राजनीति कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष तौर पर पूरे कुकी समुदाय को
बाहरी बता रहे हैं, घुसपैठिया बता रहे हैं, उन्हें बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। कुकी लोगों पर हमला करने के आरोपी 2 अतिवादी हथियारबंद संगठन अरम्बाई टेंगोल और मैतेई लिपुल को मुख्यमंत्री के करीबी के तौर पर देखा जाता है। तथ्य यह है कि भाजपा के राज्यसभा सांसद और मणिपुर के उपाधि प्राप्त राजा एल सनाजोआब अराम्बाई टेंगोल के संस्थापक हैं और दूसरे संगठन मैतेई लिपुल के संस्थापक प्रमोद सिंह हैं, जो कि आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व सदस्य हैं और ज्ञात तौर पर बीरेन सिंह के करीबी हैं। संघर्ष के दरमियान मुख्यमंत्री को अराम्बाई टेंगोल के समर्थन में भी देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन संगठनों, खास तौर पर अराम्बाई टेंगोल के सदस्यों को पुलिस की गाड़ियों में हथियारों के साथ घूमते और पुलिस कर्मियों और निर्वाचित नेताओं को आदेश देते हुए विपक्षी विधायकों और पुलिस कर्मियों पर शारीरिक हमले में शामिल भी देखा गया है। इनके हमले की जद में मैतेई समुदाय के वे लोग भी आए जिन्होंने इनकी कारनामों पर सवाल उठाए। उनके घरों पर भी हमला किया गया, उनकी संपत्तियों का भी तोड़फोड़ किया गया। मतलब जब राज्य के लोगों का भरोसा सरकार पर नहीं है, राज्य की पुलिस का भरोसा सरकार पर नहीं है, कुकी समुदाय अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात कर रहा है, जातिगत हिंसा के अपराधियों का रिश्ता मुख्यमंत्री से जुड़ रहा है, वैसे समय में राजनीति और प्रशासन का कोई भी सिद्धांत, कोई भी दायरा, कोई भी व्यवहार यह इजाज़त नहीं देता है कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को मणिपुर के मुख्यमंत्री के पद पर बना रहना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत पहले से ही मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं, बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब यह मांग और तेज होती जा रही है। मणिपुर की दीवारों पर साफ लिखा हुआ है कि बीरेन सिंह को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, हट जाना चाहिए। अंत में चलते चलते यह जानिए कि मणिपुर के रिलीफ कैंप पे रहने वाले लोगों के हालात को सुनिए। लोग कहते हैं कि उनके गांव जला दिए गए हैं, उन्हें अपने घर की बहुत याद आती है। ऐसा लगता है कि केवल यादों के सहारे ही जीना पड़ेगा, वह कभी अपने घर नहीं लौट पाएंगे। जब हमारे पास घर था, हमारा रोजगार था, दिन भर में मुश्किल से 500 से 700 रुपये कमाते थे। बहुत ज़्यादा नहीं था, मगर खाना खाने के लिए तकलीफ नहीं होती थी। सर के ऊपर छत थी, रहने की दिक्कत नहीं थी। रिलीफ कैंप में तो केवल दाल खिलाते हैं, वह भी बहुत बेकार दाल होती है। खाने के लिए दूसरों के सामने हाथ पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं फैलाया, ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं किया, तो अब जब करते हैं तो मन में बहुत बुरा लगता है, आंखों में पानी आ जाता है। बच्चे बार बार यह याद दिलाते हैं कि पापा घर कब चलेंगे, मन रोने लगता है। इस तरह के सवालों का क्या जवाब दिया जाए? मणिपुर की सरकार मणिपुर की आग को शांत नहीं कर सकती है। अब उनसे शांति लाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है, जो खुद इस भयानक अपराध के लिए जिम्मेदार हैं? मणिपुर बहुत बड़ा राज्य नहीं है, बहुत ही छोटा राज्य है। हिंसा में झुलसते मणिपुर को 18 महीने बीत चुके हैं, मगर प्रधानमंत्री एक बार देखने तक नहीं आए हैं। वह हमारे घर के मुखिया हैं। जब बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं तो मुखिया के पास ही इतनी ताकत होती है कि वह सुलह करवा दे, मगर यहाँ पर तो मुखिया ही नहीं चाहते कि सुलह हो। कभी कभी तो यही लगता है कि हमारा यही दोष है कि हम भारत में पैदा हो गए हैं। रिलीफ कैंप के शरणार्थी कहते हैं कि मणिपुर आज ऐसे हालात में पहुंच गया है कि मैतेई समुदाय का कोई भी व्यक्ति कुकी समुदाय के व्यक्ति से बात नहीं कर सकता है। जिन मैतेई लोगों के कुकी दोस्त हुआ करते थे, वह अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते हैं। कुछ पति पत्नी तो ऐसे हैं जिनमें से एक मैतेई समुदाय से संबंधित है और दूसरा कुकी समुदाय से। यह दोनों अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं, अलग अलग शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं। यह दोनों साथ में रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी पहले की तरह खुशहाली के साथ जीना चाहते हैं, मगर समुदाय की आपसी रंजिश इतनी ज़्यादा है कि दोनों की अलग अलग पहचान उन्हें साथ में रहने की इजाज़त नहीं देती है। उन्हें लगता है कि अगर वह साथ रहेंगे तो अपनी जान गंवा देंगे। हालात इतने बुरे हैं कि कुकी समुदाय का व्यक्ति मणिपुर की इम्फाल घाटी में जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकता है। मणिपुर के शिक्षक कहते हैं कि उन्हें बहुत ही बुरा लगता है जब वो उन बच्चों के हाथों में हथियार देखते हैं जिन्हें वो क्लासरूम में पढ़ाया करते थे। वह हथियार लेकर के चल रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मैतेई कुकी को मारना चाहते हैं और कुकी मैतेई को। इस तरह के कलह में हर दिन मौत होती है। शुक्रिया।